सो गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। इसके पहले वाली क्लास में आपने जो लेसन रह गया था आपका गद्य का मानवीय करुणा की दिव्य चमक, आप सबने पूरा कर लिया। और अब एक पोर्शन आपका हिंदी क्षितिज काव्य में रह गया था, एक पाठ लास्ट का कन्यादान, ये सिलेबस में है और आ भी रहा है। तो आज मैं इस पाठ की व्याख्या करूँगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी क्लास के साहित्य पढ़ाने से पहले कि साहित्य को अगर सीखना है तो आपको शब्द अर्थ आने बहुत आवश्यक हैं। तो इससे संबंधित जो भी शब्द अर्थ हैं आप सबसे पहले उनको अपने नोट में नोट कर लेंगे, क्योंकि फिर जब तक आपको शब्द अर्थ नहीं आएंगे तो फिर आपको इसकी व्याख्या समझ में पूर्णता नहीं आएगी, यानी पूरी तरह से नहीं आएगी। तो अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो किसी एक बच्चे से मैं बोलूँगा कि आप लेसन रीड कर दिए। तो आकांक्षा थोड़ा तेज आवाज में। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। बस दो पंक्तियां पढ़ेंगे केवल। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख। तो जाहिर सी बात है कि लेसन के शीर्षक से ही, इस पाठ के शीर्षक से ही स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कन्यादान। यानी ये कन्यादान किसका होता है? कन्याओं का किया जाता है, ठीक है। शादी विवाह में हम लोगों के हिंदू धर्म में कन्यादान किया जाता है, ठीक। तो उसमें पहली पंक्ति यहाँ शुरू की है, जो कवि हैं उन्होंने, कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। तो जाहिर सी बात है कि इस पंक्ति में स्पष्ट झलक मिलती है उस माँ के दुख की जिसकी वो बच्ची है। कितना प्रामाणिक था, यानी उस दुख को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो दुख हर माता को होता है कन्यादान करते समय। जिस समय कन्यादान किया जाता है माता पिता हृदय से दुखी होते हैं। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख। आगे की पंक्ति क्या थी बेटा? लड़की को दान में देते वक्त। तो जब अपनी पुत्री का दान माता पिता करते हैं तो उस दुख की सीमा का अंकन हम लोग नहीं कर सकते, उस सीमा को हम लोग नहीं समझ सकते कि उस समय उन्हें कितना दुख होता है, और ना ही उस दुख को किसी प्रमाण की आवश्यकता है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो एक बच्ची माँ बाप के लिए पूंजी के समान ही होते हैं, उनके बच्चे उनकी पूंजी के समान ही होते हैं, ठीक है। वो आपको सहेज कर रखते हैं, आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, आपकी सारी नीड्स जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनका को पूरा करते हैं, उनको फुलफिल करते हैं। ऐसे ही एक माँ अपनी बच्ची को पाल पोस के बड़ा करती है और फिर उसका विवाह के समय उसका कन्यादान करती है, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो अपनी समस्त जमा पूंजी को दान में दे रही हो, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यानी जो अंतिम पूंजी उसके पास शेष थी उसको भी वो क्या कर रही है? दान में दे रही हो। आगे बेटा। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता। लड़की अभी सयानी नहीं थी। तो ये इस पंक्ति का अर्थ है कि माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, वो चाहे इतने बड़े हो जाएं, ठीक। उनके लिए आप हमेशा छोटे ही रहेंगे। तो लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी जिस बच्ची का कन्यादान किया जा रहा है वो सयानी माने माँ के लिए, माँ बाप के लिए वो बच्ची कैसी थी? छोटी सी ही थी, ठीक। और वो छोटी ही रहेगी, वो कभी बड़ी नहीं होगी, ठीक। क्योंकि जिस अनुपात में बच्ची की आयु बढ़ती है उसी अनुपात में माँ बाप की आयु भी बढ़ जाती है, ठीक। तो लड़की अभी सयानी नहीं थी। आगे की पंक्ति क्या थी बेटा? अभी इतनी भोली और सरल थी। माँ को लगता था कि मेरी बच्ची इतनी भोली है, इतनी सीधी सादी। हर माँ को लगता है कि उनकी बच्ची कैसी है? सीधी है, सरल है, भोली भाली है। उसे सुख का आभास तो होता था। इसका अर्थ क्या है? कि उसने अपने जीवन में केवल सुखों को ही देखा है। यानी माता पिता ने उसको, स्पेशली इसमें जिस चीज़ का जिक्र है माँ का जिक्र देखा है, मैं पिता को भी शामिल कर लेता हूँ। वजह ये कि केवल माँ नहीं, पिता भी उसी में शामिल है। हालांकि डायरेक्ट वे में पाठ में जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पिता को भी उसमें इंक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि कन्यादान माँ अकेली नहीं करती, पिता भी साथ में होते हैं। इस वजह ये। तो माँ के लिए बच्ची को माँ ने कभी कोई कष्ट होने ही नहीं दिया, इसीलिए ये पंक्ति कवि ने लिखी है
कि बच्ची भोली और सरल थी, उसे सुख बांचना आता था। सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। इसका अर्थ यह है कि माँ ने अपनी पुत्री को कभी, अपनी बच्ची को कभी कोई कष्ट होने ही नहीं दिया। उसने कभी दुख देखे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी दुख थे वो सब माता पिता ने अपने ऊपर ले लिए और उन दुखों को सुख में बदल दिया। समझ में आ गया सबको? किसी के मन में कोई डाउट हो तो तुरंत क्लियर कर लीजिए, एनी स्टूडेंट। फिर आप चाहे ऑफलाइन हो अदरवाइज ऑनलाइन हो। अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप राइट करके भेज दीजिए, तो फिर मैं आपकी प्रॉब्लम सुनूँ, फिर उसका निराकरण करूँ। उसका आपकी परेशानी जहाँ समझ में नहीं आया उस पोर्शन को सुनूँ और उसका निराकरण करूँ। ठीक है? तो आई होप, लगता है मुझे किसी ने कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, क्योंकि ईजी है थोड़ा सा, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़िए बेटा। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश। ये पंक्ति बड़ी स्पेशल है, ये पंक्ति समझ में नहीं आती लोगों को, तो इसको ध्यान से समझना। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार कोई कवि ना हो, हम कह रहे कोई भी व्यक्ति हो, धुंधले प्रकाश में, भाई आपको हिंदी तो सब लोग पढ़ लेते हैं, इंग्लिश भी सब लोग पढ़ लेते हैं, तो मैं आपसे कहूँ रोशनी कम करूँ, अंधेरा कमरा हो, हल्की सी रोशनी आ रही हो, फिर मैं आपसे कहूँ कि आप पढ़िए इसको, तो क्या उसका नतीजा क्या होगा? आप पढ़ेंगे तो क्यों, आपको ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन आप रुक रुक के पढ़ेंगे, अटक अटक के पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको रोशनी नहीं है जब। तो पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। यहाँ कवि ने बच्ची को क्या बताया है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी उसे दुख का नाम तो उसने सुना था, लेकिन कभी उसने दुखों को सहन नहीं किया था कि दुखों को किस प्रकार सहन किया जाता है, केवल सुखों में पली थी। इसका उदाहरण कवि ने किस रूप में दिया है? पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कि जिस प्रकार कोई भी कवि या कोई भी धुंधले प्रकाश में अगर कोई रचना पढ़े तो उससे गलतियां होने की संभावना रहती हैं, अटक अटक के पढ़ता है, रुक रुक के पढ़ी जाती है। ऐसी ही स्थिति उस बच्ची की थी। समझ में आ गया सबको? ओके, आगे बढ़िए। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, और वो भी दुखों का नाम सुना था उसने, लेकिन केवल कुछ खास तरह के दुख ही, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि ने एक कवि के माध्यम से ही और कविता के माध्यम से ही उदाहरण देने का प्रयास किया है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात वो किस तरह की कवि थी कि केवल कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियां ही उसको आती थी। ठीक है? जो कवि का संपूर्ण चरित्र है वो उसको नहीं पता था कि उसे हर चीज आती हो, नहीं, केवल कुछ तुकबंदी जानते हैं ना, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियां ही उसको आती थी। अर्थात केवल उसने उन दुखों का नाम सुन रखा था, कभी उनको फेस नहीं किया था। समझ में आ गया सबको? आगे। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। अब एक माँ अपनी बच्ची को सलाह भी देती है, ठीक है, जहां वो उसको दुख है इस बात का कन्यादान करते समय कि उसकी बच्ची अभी बच्ची ही है, अभी सयानी नहीं हुई, बड़ी नहीं हुई है। यहाँ एक माँ का हृदय डरा हुआ है। किस चीज़ से डरा हुआ है? समाज में जो आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, पेपर वगैरह में निकलता रहता है कि आज ये बच्ची जलकर मर गई या जला दी गई। इन आशंकाओं से माँ का हृदय भयभीत है कन्यादान करते समय। तो वो अपनी बच्ची को सलाह भी दे रही है और सचेत भी कर रही है। माँ ने कहा, क्या कहा था बेटा? पंक्ति पढ़ देना फिर से। पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। दरअसल अमूमन घरों में जो होता है कि आजकल की बच्चियां जो परिवेश है हमारा, उसमें क्या, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। इस पंक्ति का अर्थ सीधा सा है कि केवल बनने संवरने में ही मत लगी रहना, क्योंकि श्रृंगार का शौक कुछ ज्यादा ही चरम पर चला जाता है। ठीक है? तो माँ सचेत भी कर रही है, यानी जो घर के कामकाज हैं उनमें भी आप क्या करना, ध्यान लगाना। क्यों? जब आप चेहरे पर ही पानी में झांक कर रीझते रहेंगे तो घर का कामकाज होगा नहीं तो परिवार में क्या आएगी, विघटन की स्थिति आएगी। ठीक है? समझ में आ गया सबको? आगे। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहां मां सचेत कर रही है अपनी पुत्री को। क्या कह रही है कि किसी भी स्थिति में आग का कार्य क्या है? रोटियां सेकने के लिए। किसी भी स्थिति में अपना धैर्य, अपना पेशेंस नहीं खोना। ठीक? चाहे जितनी बड़ी समस्या आ जाए,
लेकिन आत्महत्या जैसा कदम कभी मत उठाना। क्यों? क्योंकि हर समस्या का समाधान है। तो इसीलिए माँ सचेत कर रही है अपनी पुत्री को, और सचेत करते हुए कहती है, क्या कहती है? कि आग का कार्य क्या है? रोटियां सेकना, लेकिन जलने के लिए नहीं। तो किसी भी स्थिति में ना तो अपना आत्मविश्वास कम होने देना, ना अपना धैर्य खोना। एक आदर्श माँ अपनी पुत्री को समझा रही है। ठीक, आगे। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। दरअसल अमूमन हमारी सोसाइटी में, समाज में होता ये है कि जब शादी के बाद, कन्यादान के बाद जो स्त्रियां हैं उनका अत्यधिक आकर्षण अगर किसी चीज़ के प्रति होता है तो 3 चीज़ों के प्रति होता है: वस्त्र, आभूषण और एक पंक्ति आगे निकल गई है, ठीक है, चेहरे, पानी में झांक कर चेहरे पे मत रीझना। आप समझ गए होंगे आप लोग मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इन 3 चीज़ों के पीछे अत्यधिक आकर्षण होता है। तो इन आकर्षणों की वजह से ससुराल में विघटन की स्थिति आ जाती है, परिवार टूटने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो माँ यहाँ बच्ची को सचेत करते हुए कहती है, क्या कहती है? कि वस्त्र और आभूषण बंधन है स्त्री जीवन के, शाब्दिक भ्रमों की तरह। कि जिस प्रकार शब्दों के माध्यम से कविता बांध दी जाती है, उसी प्रकार वस्त्र और आभूषण ये क्या है? ये बंधन है स्त्री जीवन के, यानी ये मर्यादा के प्रतीक भी हैं। ठीक, यानी जब तक आप यहां थे आप स्वतंत्र थे, अब आप दूसरे घर में हैं तो वहां की मान मर्यादा ही आपकी मर्यादा है। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, ये नहीं कि जो आप यहां, जैसे इस पक्ष में, यानी हमारे घर पर जो वस्त्र आभूषण छूट थी, आपको कुछ भी पहनिए, ठीक है, लेकिन वहां आपको किस में रहना पड़ेगा? उस परिवार की मर्यादा के अनुसार ही रहना पड़ेगा। ये बंधन है स्त्री जीवन की। स्त्रियों की एक मर्यादा होती है, तो वो मर्यादा माँ अपनी पुत्री को समझा रही है। ठीक है, इनके प्रति ज्यादा लालायत मत होना। ठीक है, समझ में आया? सब नहीं आया? ओके, आगे। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत दे। बहुत बढ़िया, ये पंक्ति बहुत अच्छी है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ देखिए, माँ अभी तक अपनी बच्ची को सजेस्ट कर रही थी, समझा रही थी, और यहाँ माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी इसका अर्थ ये है कि जहाँ ऐसी स्थिति आ जाए, क्योंकि लड़कियों को समाज में कैसा माना जाता है? कमज़ोर माना जाता है। हमारी समाज की सोच ये है, भारतीय समाज की सोच, कि स्त्रियों को, लड़कियों को कमज़ोर माना जाता है। तो जहाँ ऐसी स्थिति आ जाए वहाँ आप लड़का बन जाना, यानी लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी जहाँ आपको दबाया जाए, ठीक, जहाँ आपको दबाया जाए, आपके अधिकारों का हनन किया जाए, वहाँ आप क्या करना? वहाँ आप लड़के के समान व्यवहार करना। यानी माँ दोनों पक्षों से समझा रही है, ठीक, मर्यादा भी सिखा रही है और सचेत भी कर रही है कि जब आप पर अत्याचार हो, अगर मान के चलो ऐसी स्थिति, सबको पालन करते हुए भी अगर आप पर अत्याचार हो रहा है, तो फिर क्या करना? लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो वहां पर आप लड़के जैसा व्यवहार करना, यानी उस अत्याचार का खुलकर विरोध करना। समझ में आ गया? आगे खत्म, बस। लेकिन सर इसमें बहुत सारी ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपका कार्य है, सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग्स को नोट कर लीजिए और फिर इसके फर्स्ट पैरा की व्याख्या कर लीजिए, देन तब मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है? सर